हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी संविधियों का निर्वचन। एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, तो ये जो आपका सब्जेक्ट्स है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये आपके एलएलबी और एलएलएम दोनों ही एग्ज़ाम्स में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, जिस भी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संविधियों का निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है संविधियों के निर्वचन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य, यानी संविधियों के निर्वचन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों ये किया जाता है, क्यों संविधियों का निर्वचन किया जाता है। इसके अलावा लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे निर्वचन और अर्थान्वयन में अंतर, यानी क्या डिफरेंस होता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि देखो एलएलबी और एलएलएम दोनों में ही आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी संविधियों का निर्वचन, ठीक, हिंदी में संविधियों का निर्वचन एंड इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड दिए गए हैं, ठीक। एक है आपका इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब होता है हिंदी में निर्वचन, और दूसरा है आपका स्टैट्यूट, जिसका मतलब होता है संविधि। अब यहाँ पे इनका सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो इसका सिंपल मीनिंग है इंटरप्रिटेशन का व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को समझना, और स्टैट्यूट का मतलब होता है विधायिका द्वारा निर्मित विधि, यानी एक ऐसा लॉ जो हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। यानी कानून का निर्वचन या कानून की व्याख्या का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता है, ठीक। मतलब हमारे देश में जो लॉ बनाने का काम करती है ना पार्लियामेंट, तो जो भी लॉ बनाया जाता है उसको इंटरप्रेट करने का, इंटरप्रेट मतलब उसकी व्याख्या करने का काम होता है कोर्ट का, हमारे न्यायालयों का। अब ये तो आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, जो हमारी कार्यपालिका है वो उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको लागू करती है, और जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो उसका क्या करती है, उन कानूनों की व्याख्या करती है कि बेसिकली जो हमारी विधायिका थी, जिन्होंने जो लॉ बनाया उसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से उस लॉ को बनाया गया। तो वो सारी चीज़ें देखने का काम किसका है, कोर्ट का। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है, कोर्ट का। तो ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि देखो लॉ के इंटरप्रिटेशन से ही कोर्ट उस लॉ में यूज़ हुई लैंग्वेज और भाषा, जो भी उसमें भाषा इस्तेमाल हुई है, उससे लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका है उसके आशय को जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो विधायिका है, जिन्होंने उस लॉ को बनाया है, उसके पीछे बनाने का उनका इंटेंशन क्या था। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इंटरप्रिटेशन में। जैसे हमारे देश में देखो विधायिका का काम है कानून बनाना, है ना, जैसे मैंने अभी बताया। कार्यपालिका का काम क्या है, उसको लागू करना, और फिर लास्ट में बचते हैं हमारे कोर्ट, हमारी जुडिशरी, जिसका काम है उनकी व्याख्या करना, उनको इंटरप्रेट करना। तो ये कोर्ट का सबसे प्राथमिक कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है इंटरप्रिटेशन, इसका वर्डली मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो ये लैटिन वर्ड इंटरप्रिटारी से लिया गया है। एक लैटिन वर्ड है इंटरप्रिटारी, उस वर्ड से लिया गया है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटारी का मतलब है किसी भी चीज़ का अनुवाद करना, किसी भी चीज़ का समझना या उसकी व्याख्या करना। तो यहाँ पे भी सिंपल वही मीनिंग निकल के आ रहा है इंटरप्रिटारी का भी, कि उसका अनुवाद करना या उसकी व्याख्या करना, मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना या उसको एक्सप्लेन करना, इसका भी मीनिंग वही है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कानूनों की व्याख्या करना। वो लॉ जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है उसकी व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना कि बेसिकली उसके पीछे पार्लियामेंट की या विधायिका की क्या इंटेंशन थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अब इसका सिंपल मीनिंग। सिंपल मीनिंग की अगर बात करें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है बेसिकली उस
प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके माध्यम से जो न्यायालय हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, जो विधि अधिकारी हैं, वो किसी भी विधि की सटीक व्याख्या करते हैं। तो अगर आपको एक लाइन में इसका मीनिंग लिखना हो, वो तो इसका वर्डली मीनिंग था जो अभी हमने पढ़ा कि इंटरप्रिटरी वर्ड से लिया गया है, बट अगर मीनिंग की बात करें तो देखो मीनिंग का मतलब यही है कि ये पूरा वो प्रोसीजर होता है इंटरप्रिटेशन का जिसके माध्यम से जो कोर्ट होते हैं और जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी कानून की सटीक व्याख्या करते हैं। और ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी भी कानून का सही अर्थ निकाला जाए, बेसिकली उस लॉ को क्यों बनाया गया है और उसे न्यायोचित ढंग से लागू किया जाए, उसको जस्टिफाइड तरीके से लागू किया जाए। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ निर्वचन का? अर्थ निर्धारण। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका सिंपल मीनिंग हो गया अर्थ निर्धारण। किसी भी वर्ड का जो किसी लॉ के में लिखा हुआ है उसका अर्थ जो है वो डिटरमाइन करना, उसके अर्थ का निर्धारण करना कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। जैसे कि अलग अलग जो भी विद्वान होते हैं, जो भी ज्यूरिस्ट होते हैं, वो अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस देते हैं। अब देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने ये कुछ डेफिनेशन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सेलमंड की। सेलमंड कहते हैं कि ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो कोर्ट होते हैं वो विधानमंडल का अर्थ, जो भी लेजिस्लेचर का मीनिंग है, उस लॉ को बनाने के पीछे क्या इंटेंशन है, उस माध्यम से मालूम करते हैं कि जो संविधि के वास्तविक अर्थ और भावना को स्पष्ट करता है। संविधि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, यानी संविधि से आप मतलब लगा लो एक कानूनी दस्तावेज से, एक लीगल डॉक्यूमेंट से आप लगा सकते हो जिसे किसी विधायिका ने, मतलब जिसे हमारे लेजिस्लेचर ने पारित किया है। और जब ये पारित हो जाता है तो कानून का रूप ले लेता है वही डॉक्यूमेंट। तो संविधि के वास्तविक अर्थ और भावना को स्पष्ट करता है उस स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन। और कोर्ट ऐसा क्यों करता है? उसके माध्यम से ये जानने की कोर्ट कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो लेजिस्लेचर है उसका इंटेंशन क्या था उस लॉ को बनाने का। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रे की। अब देखो ग्रे ने क्या कहा है। ग्रे के अकॉर्डिंग जो निर्वचन है यानी जो इंटरप्रिटेशन है वो एक ऐसा साइंस है जिसके द्वारा अधिनियम में यूज़ किए गए शब्दों का वही मीनिंग लगाया जाता है जो विधायिका का आशय रहा हो। सिंपली ये भी वही बात बोल रहे हैं जो हमने सामंत की डेफिनेशन में पढ़ी है। इनके हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है, जब भी किसी स्टैट्यूट का, किसी भी कानून की व्याख्या कोर्ट के द्वारा की जाती है, वो एक तरीके का साइंस है निर्वचन, जिसके माध्यम से जो भी एक्ट है, जो भी लॉ है जो कोर्ट के सामने आया है इंटरप्रेट करने के लिए, उसमें यूज़ किए गए वर्ड्स का वही अर्थ कोर्ट लगाता है, जिससे कि वो ये जान सके कि बेसिकली लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, विधायिका का क्या आशय रहा है उस कानून को बनाने में, उस कानून के पीछे क्या उसकी इंटेंशन रही है। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। वर्डली मीनिंग समझ आया, मीनिंग समझ आया, डेफिनेशन समझ में आई। अब हम समझेंगे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में कि क्यों किया जाता है स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन, क्या ऑब्जेक्ट होता है इसको करने का। बात कर लेते हैं संविधियों के निर्वचन के उद्देश्य के बारे में, यानी इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी संविधि को निर्वचन करने में या कानूनों की व्याख्या करने के पीछे क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्ट होता है, वही हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं हमने। तो अगर मेन ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कानूनों की व्याख्या का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस लॉ में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों से लेजिस्लेचर का, जो हमारी विधायिका है, उसका क्या इंटेंशन है, क्या आशय है, उसको उससे क्या एक्सप्रेस हो रहा है उसको जानना। यानी विधायिका ने जो कानून बनाया है और वो कानून व्याख्या करने के लिए जो कोर्ट के सामने आया है, अब उसके पीछे उस विधायिका का क्या उद्देश्य रहा है उस लॉ को बनाने में, यही बेसिकली जानना सबसे मेन पर्पस माना जाता है इंटरप्रिटेशन का। अब यहाँ पे कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको मेन पर्पस बताया, मेन ऑब्जेक्ट बताया कि ये मेन ऑब्जेक्ट होता है संविधियों के निर्वचन का, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसे सबसे पहले है विधिक स्पष्टता यानी लीगल क्लैरिटी। देखो किसी भी कानूनी प्रावधान का सही और स्पष्ट अर्थ निकालना सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि इसे समान रूप से लागू किया जा सके। तो किसी भी चीज़ से, मान लो कोई लॉ है,
कोई भी लॉ है, अब वो कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट को उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो सबसे पहले जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे कोर्ट हमारी इंटरप्रिटेशन करती है, तो वो किसी भी कानून की प्रावधान का सही और एकदम स्पष्ट उसका मीनिंग निकालेगी, जिससे कि लीगल क्लैरिटी आ सके, उसे समान रूप से लागू किया जा सके। ठीक। सेकंड आता है न्यायिक निर्णयों में सहायता। अब जब कोर्ट किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है, उसका निर्वचन करती है, उसका मीनिंग बताती है, ये बताती है कि बेसिकली जो विधायिका है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था उस लॉ को बनाने का, उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी। जब कोर्ट ये करती है तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को अलग अलग मामलों में कानूनी प्रश्नों का उत्तर देने में मदद मिलती है इन सब चीज़ों से। तो ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है विधायिका की मंशा को स्पष्ट करना। सिंपली बिल्कुल वही बात जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि कोर्ट क्यों करती है किसी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन, किसी भी लेजिस्लेचर की मंशा को जानने के लिए, उनके इंटेंशन को जानने के लिए कि बेसिकली उन्होंने वो लॉ क्यों बनाया है। तो जब हम ये देखते हैं कि कोर्ट ने किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन किया है, कोर्ट ने किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन किया है, तो कोर्ट ने ये क्यों किया है, तो वो चीज़ कोर्ट ने इसलिए की है क्योंकि ये चीज़ें उसको समझने में मदद करती है, कोर्ट को उनको हेल्प करती है कि विधायिका ने कोई भी विशेष कानून, कोई भी खास तौर पर कोई कानून बना दिया या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको क्यों बनाया, ये जानने में कोर्ट को इससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। अब मेंटेन रखना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो भी संवैधानिक निर्वचन है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न है, कोई भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया है, तो उससे क्या होता है, उससे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोई भी कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट को ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, है ना, कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान के बाहर चला जाए या उसके अगेंस्ट हो, है ना। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है ना, उन पर भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है। अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का इंटरप्रिटेशन। अब देखो जो भी हमारे सिटीजन्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट है या जो दूसरी बॉडीज़ है, निकाय हैं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाती है इंटरप्रिटेशन से। जैसे मैंने अभी बताया, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अब उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीज़न को मिले हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें नॉन सिटीज़न को भी मिला है ना, कुछ राइट्स ऐसे भी हैं। तो वहाँ पर अगर इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया तो कोर्ट इस चीज़ को क्लियर करेगी कि भाई वैसे तो साफ साफ कहीं कहीं पे लिखा भी है, तो कोर्ट से ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन से क्लियर हो जाती है कि कौन से राइट्स जैसे सिटीज़न को मिले हुए हैं और कौन से नॉन सिटीज़न को भी मिले हुए हैं। तो अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या भी साथ साथ उसमें हो जाती है। नेक्स्ट आता है समय के साथ संविधियों का विकास। अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, टाइम टू टाइम, तो जैसे जैसे नए नए स्टैट्यूट्स आते हैं तो उनका इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे समाज में बदलाव के अनुसार जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो भी हमने देखा कि हमारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी व्याख्या करना, है ना, उनकी भी व्याख्या होती है ना, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी बाद में ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफ़ी सारे ऐसे जजमेंट्स आए जिनके बाद राइट टू प्राइवेसी भी अब राइट टू लाइफ में ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की भी तो व्याख्या होती रहती है ताकि वे आज के मॉडर्न ज़रूरतों के हिसाब से, आधुनिक आवश्यकताओं के हिसाब से हो सके। तो ये भी फ़ायदा होता है, ये भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन करने का। जैसे अभी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की हमने बात की। नेक्स्ट आता है संविधान की एकरूपता बनाए रखना, यानी जो लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना। अब देखो जो अलग अलग कोर्ट्स हैं उनमें एक समान व्याख्या हो, एक समान व्याख्या होनी चाहिए ताकि देश भर में एकरूपता बनी रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग होना चाहिए, तो इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो हमारा लॉ है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एकरूपता बनी रहे। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है इसका। नेक्स्ट है संविधान की रक्षा और स्थायित्व, यानी प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को गलत प्रयोग से बचाने और उसकी स्थिरता को बनाए रखने में भी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी मदद करता है, कोर्ट की मदद करता है।
तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जब होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी देखो अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या समझा, इसका मीनिंग समझा है, डेफिनेशन समझी है, ऑब्जेक्ट समझे हैं, लेकिन जब हम आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी होंगी कि कौन कौन से टूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन करने के जो कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी कानून की व्याख्या करने में। इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं इसके अंदर आपके, जैसे गोल्डन रूल है, मिस्चिफ रूल है, वो सब भी हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि हम निर्वचन और अर्थान्वयन के अंतर को समझेंगे, यानी क्या डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन में और कंस्ट्रक्शन में। अब जब हम आगे जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा कंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन से, किस तरीके से ये अलग है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। तो किसी भी विधि में प्रयोग किए गए शब्दों को उसके प्राकृतिक अर्थ या उसके साधारण अर्थ देकर उसके सच्चे अर्थों को ज्ञात करना। कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, अब वो लॉ कोर्ट के सामने गया उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। अब इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ये देखता है कि उस एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको उसका नेचुरल मीनिंग, जो उसका नेचुरल मीनिंग कहेंगे, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है या जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, उसको देकर जब सच्चा अर्थ निकाला जाता है, उसके ट्रू मीनिंग का पता लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर बात करें अर्थान्वयन की यानी कंस्ट्रक्शन की, तो ये किसी भी एक्ट में यूज़ किए गए वर्ड से बाहर जाकर उसकी सोल के आधार पर उसके सच्चे अर्थ का पता करता है। ये फ़र्क होता है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में। आई होप इस चीज़ से आपको समझ नहीं आया होगा। देखो, इंटरप्रिटेशन में नेचुरल मीनिंग से उसके ट्रू मीनिंग को पता किया जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी एक्ट में जो नेचुरल मीनिंग है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि उसके बाहर जाकर उसकी सोल के आधार पर उसके ट्रू मीनिंग को जाना जाता है। ठीक, मतलब उस कानून की आत्मा को समझा जाता है। जैसे बेयर एक्ट से बाहर जाकर उसका मीनिंग निकालना, जैसे आप देखते हो ना कि मान लो, आप एग्जांपल देती हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है उसमें जब आप देखोगे तो आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग से टाइम टू टाइम जो कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उनसे ऐड हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, है ना। अब राइट टू प्राइवेसी ये कहीं साफ नहीं लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखते हैं। या एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, है ना, आर्टिकल 14। तो इसमें ये राइट दिया गया है आर्टिकल 14 में, है ना, ये कहा गया है। तो अगर हम देखें कि रूल ऑफ लॉ भी तो शामिल है ना आर्टिकल 14 में, जहाँ समानता के अधिकार दिए गए हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ भी तो है, और नेचुरल जस्टिस भी तो है। कितनी सारी चीज़ें यहाँ से आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें आई हैं आपके कंस्ट्रक्शन की वजह से, अर्थान्वयन की वजह से। क्योंकि जो बात बेयर एक्ट में ना लिखी हो और किसी लॉ में यूज़ किए गए वर्ड से उसकी सोल के आधार पे जो ट्रू मीनिंग निकाला जाता हो, उसे ही हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन में नेचुरल मीनिंग से बाहर जाकर किसी लॉ का अर्थ निकाला जाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन से किस तरीके से अलग है। ट्रू मीनिंग तक अगर रहेगा तो वो आपका इंटरप्रिटेशन, और ट्रू मीनिंग नहीं, नेचुरल मीनिंग तक। और अगर नेचुरल मीनिंग के बाहर जाके ट्रू मीनिंग निकालना हो तो जैसे बेयर एक्ट का हमने एग्जांपल लिया तो वो कंस्ट्रक्शन। तो ये जो आपका आज का वीडियो था, ये मुझे लगा कि इसमें आपको वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को समझना चाहता है तो वो किस तरीके से समझे, कैसे उसको मैं सिंपल करके आपको ये टॉपिक समझा पाऊँ। क्योंकि फिर आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम कुछ और टूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, या जो भी इंटरप्रिटेशन के जो भी रूल्स वगैरह दिए गए हैं उनको हम समझेंगे। तो डायरेक्टली आप ना समझ पाते, तो इस वजह से ये चीज़ पहले समझनी ज़रूरी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसका वर्डली मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेन ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि इसलिए किया जाता है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसके पीछे की मेन इंटेंशन क्या है उस लॉ को बनाने की। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने आज की वीडियो में पढ़े हैं। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।